तो चलिए अब उसी एमसीक्यूज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो 6th क्वेश्चन हमारा है फॉर एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी क्या हमें चाहिए होगा? 1 पर्सन मस्ट इंस्टिगेट द अदर फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। नहीं, फॉर एबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है यहाँ। जल्दी जल्दी में फर्स्ट पर आप लोग टिक मत कर दीजिएगा या फर्स्ट आंसर हमारा नहीं है, ठीक है। देयर मस्ट बी एन इंटेंशनल एड बाय 1 पर्सन टू अनदर फॉर द डूइंग ऑफ एन ऑफेंस। समझिएगा, सी वाला सम एक्ट और इलीगल ओमिशन must take place in the pursuance of an engagement between 2 or more persons to do an unlawful act, and D is none of the above. So the answer to this question is C. कोई एक्ट या फिर ऐसा इलीगल ओमिशन होना चाहिए, टेक प्लेस करना चाहिए इन द परसुएंस ऑफ एन एंगेजमेंट। 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जब किसी अनलॉफुल एक्ट को करने के लिए सहमत होते हैं तो उसे हम कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। यहाँ पर फॉर अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी की बात हो रही है तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड, किसने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था? तो ये भी जानना जरूरी है, ओके। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड चेल्मसफोर्ड, लॉर्ड मैकॉले और डी नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज लॉर्ड मैकॉले। Again C. Then comes right must be minimum by dash member persons. A 5, B 4, C 3 और D 1। देखो राइट हमेशा मिनिमम 5 लोग होंगे तो ही उसे राइट कहा जाएगा। मिनिमम 5 लोग होंगे तो उसे राइट कहा जाएगा, उससे कम होंगे तो वो राइट नहीं होगा। सो मिनिमम 5 पर्सन, सो द आंसर इज ए। Then an affray must take place in dash only, private place, in-house, public place or anywhere। नहीं, ऐसा राइट में हो सकता है कि ये कहीं पे भी टेक प्लेस कर सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है राइट, लेकिन एफ्रे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक प्लेस में ही होता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एफ्रे और राइटिंग पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझाया है और दोनों क्या होते हैं ये भी बताया। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इसके आंसर्स ये दे रही हूँ। तो सबसे पहले एफ्रे मस्ट टेक प्लेस इन पब्लिक प्लेस ओनली, सो द आंसर इज सी। देन A intentionally causes B's death. A intentionally causes B's death partly by illegally omitting him to give food to him. पहले तो उसने क्या किया, उसको खाना दिया, ठीक है, इलीगली उसको खाना दिया, खाने में कुछ भी हो सकता है। एंड पार्टली बाय बीटिंग, ऐसा इसमें कुछ लिखा नहीं, बस इसमें ये लिखा है कि इलीगली ओमिटिंग टू गिव फूड टू हिम, उसने उसको खाना दिया। एंड पार्टली बाय बीटिंग हिम, और उसको मारा भी उसके बाद। A has committed murder, culpable homicide, attempt to murder और culpable homicide not amounting to murder। हमारा जो आंसर है हमें पहले ही लाइन में मिल गया कि A intentionally causes B's death। जब intentionally उसने उसको मौत दी है तो ये साफ सी बात है कि ये मर्डर हो गया, ना अटेम्प्ट टू मर्डर होगा। अगर वो बच जाता तो हो सकता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर हो जाता, लेकिन जब उसने यहाँ पर, मैंने क्या कहा कि यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसने क्या कॉज किया, ठीक है। इंटेंशनली उसने बी की डेथ, इंटेंशनली ए ने बी को मारा है तो ए हैज कमिटेड मर्डर, ओके। सो द आंसर इज ए, मर्डर। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सारे ही क्वेश्चंस और इससे पहले का जो पार्ट था वो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को एक क्या कहते हैं, रिविजन कराना चाहती थी, प्रैक्टिस कराना चाहती थी, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के या बिना क्वेश्चंस के समझना किसी चीज को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हम डेफिनेशन कहाँ तक रट नहीं सकते। एक और थोड़ी सी मेरे से टिप है आप लोगों के लिए कि कोई भी चीज, या लॉ की बात नहीं है, कोई भी चीज इसे रटने की कोशिश मत करो क्योंकि कभी भी नहीं समझ में आएगी। 2 दिन याद रहेगी फिर उसके बाद भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। ये ऐसी चीज है कि हमें लंबे समय तक अगर याद रखनी है, कोई भी चीज अगर हमें लंबे समय तक याद रखनी है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ लॉ की बात नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको मतलब उस पर महारत हासिल करना चाहते हैं, उसको बहुत अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो उसे रटिए नहीं। डेफिनेशन रटना सोल्यूशन नहीं होता। रटने के बाद बहुत ज्यादा दिन तक याद रहेगा तो 1 महीना,
ये भी थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। अगर आप उसे रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा 1 महीने तक याद रहेगा। आपको ऐसा लगता रहेगा कि हाँ अरे मैंने याद कर लिया था, मैंने रट लिया था, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये कि अपने हिसाब से, अपने तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स बना करके अपने हिसाब से कोशिश किया करिए। देखिए, मैं जो भी आपको टॉपिक समझाती हूँ वो हमेशा एग्जाम्पल्स के साथ समझाती हूँ, इसलिए ताकि आप लोग कभी उसको भूलो नहीं। जो मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ वो तो आई थिंक कि आप लोग लिखते ही होंगे, और अगर नहीं लिखते तो उसे लिखना शुरू करिए, बिकॉज उसके बिना कोई फायदा नहीं है। किसी भी चीज को याद रखने के लिए उसको उसके एग्जाम्पल से समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। खास करके लॉ में अगर आप किसी भी टॉपिक के एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से समझ गए ना, तो ये समझ लो कि आपको टॉपिक हमेशा के लिए याद हो गया। इसीलिए कोशिश किया करो कि कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं बता देती हूँ वो तो ठीक है, जब अपने दिमाग में कुछ एग्जाम्पल्स खुद से बनाओगे ना तो चीजें और आसानी से क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट और आसानी से क्लियर हो जाएंगे। डेफिनेशन समझा सकती हूँ मैं, एग्जाम्पल्स भी बता सकती हूँ, लेकिन हर वक्त मैं ये नहीं कर सकती ना कि आपको हर चीज याद रखने के लिए खुद से कुछ ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन लॉ का एक सब्जेक्ट उठा लिया, उसको पढ़ा एक दिन, दूसरे दिन कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो पूरा उसको ध्यान लगा करके पढ़ो। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आपके, अगर आप कोई कंपटीशन देना चाहते हो, मतलब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि आपको एग्जाम्पल्स, क्योंकि पता है बात क्या होती है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है ना तो क्वेश्चंस डेफिनेशंस पे सिर्फ नहीं पूछे जाते। इस तरीके का कोई एग्जाम्पल दे देंगे, अब आपको ये लगेगा कि आपने एग्जाम्पल तो पढ़ा ही नहीं है, तो आप आंसर कहाँ से निकालोगे। एग्जाम्पल पढ़ना ज्यादा जरूरी है, सिर्फ डेफिनेशन रटना ही सोल्यूशन नहीं है। डेफिनेशन ही रटना लॉ का मतलब नहीं कि आपने डेफिनेशन रट ली तो आपको लॉ अच्छी तरीके से आ गया, नहीं। आपको एग्जाम्पल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना एग्जाम्पल्स के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रट भी लोगे तो कुछ दिनों बाद भूल जाओगे। इट्स ऑफ नो यूज, ट्रस्ट मी, किसी यूज का नहीं है ये प्रोसेस आपका। तो बेटर है कि खुद से एग्जाम्पल्स, कुछ मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ खुद से करो, आई एम हियर टू हेल्प यू। मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स, आई थिंक सारे टॉपिक्स में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताती हूँ, लेकिन आपका भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है अपने पढ़ाई की तरफ कि कुछ एग्जाम्पल्स आप भी खुद से अपने आप से क्रिएट करें। और अपने दिमाग में जब क्रिएट करोगे तो वो कॉन्सेप्ट कभी किसी हालत में भूल ही नहीं सकते। सो आई थिंक कि अब आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं एक छोटा सा मैसेज था जो मुझे कन्वे करना था आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये बात। सो अगर कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।